नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम एंड नंबर थ्योरी। देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है वो हम 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। वही अपना यहाँ पर सिस्टम रहेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सब आपका नंबर सिस्टम में आ जाएगा। इसमें आपके यहाँ पर जो है वो डिविजिबिलिटी रूल भी आ जाते हैं, जिसको हम जो है वो आगे ग्रेजुएशन में जाकर नंबर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन में आपका एक मैथ लगता है जिसका नाम है नंबर थ्योरी। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन तक का जो है वो कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो जितना भी आज पढ़ेंगे इसमें से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन उठने के आपके चांस हैं। तो आज की जो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, ठीक है। यानी कि हम जो स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं हम 6th क्लास से ही कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो नंबर सिस्टम में आपके पहले जो है वो आता है रियल नंबर कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं दैट इज रियल, ठीक है। यानी कि जितने भी आज तक आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रियल नंबर्स को जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पर रहेगा विद डेसिमल वाले नंबर, यानी कि आपने डेसिमल और विदाउट डेसिमल, ठीक है। डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल 2 टाइप के यहाँ पर आपने नंबर पढ़े होंगे। विदाउट डेसिमल, ठीक है, 2 टाइप के आपने यहाँ पर नंबर्स पढ़े हैं। एक तो विद डेसिमल, सेकंड आपका विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल को आप कह सकते हो हिंदी में दशमलव, ठीक है, दशमलव। और ये जो रहेगा ये आपका रहेगा बिना दशमलव, ठीक है। तो दशमलव वाले नंबर आपने पढ़े हैं और एक आपने बिना दशमलव वाले नंबर्स पढ़े हैं। तो ये जो है वो आपके रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो हमने किया है विद डेसिमल और सेकंड हमने किया है विदाउट डेसिमल। अब देखिए यहाँ पर विद डेसिमल की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विदाउट डेसिमल। अब देखिए विदाउट डेसिमल में आपके पास कौन कौन से नंबर होंगे, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से जो है वो आगे इनफाइनाइट तक जो है आपका चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, इस तरह से जो है वो आपका माइनस इनफाइनाइट तक ये नंबर जो है आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर देखिए जैसे विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं इसमें आपके जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ये भी जो है वो आपके फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो भी आपका विदाउट डेसिमल में ही आता है। लेकिन हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर 0 हो गया, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक यहाँ पर हमारे पास विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं इनको हम नाम देते हैं अलग से इंटीजर्स। क्या नाम देते हैं? इंटीजर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है हिंदी में? पूर्णांक कहा जाता है। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो होता है, जैसे कि यहाँ पर रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे हम इंटरवल की बात करते हैं तो वहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये जो आपका इंटरवल होते हैं ये रियल नंबर्स का ही इंटरवल होता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपके यहाँ पर ये जो है वो रैशनल नंबर्स भी जो है वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लेकर जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे हम इनको क्या नाम देते हैं, ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स का यहाँ पर 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो आपका यहाँ पर ये नेगेटिव वाला हो गया, ठीक है। तो -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक ये आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है? ये आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, जिसको हिंदी में आप यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ये आपका 0 इंटीजर होता है, इसको अलग से नाम दिया जाता है 0 इंटीजर। ये आपका 0 इंटीजर होता है। और जो 1 टू इनफाइनाइट जो होता है ये आपका जो होता है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चीज़ आपको याद रखने की, इंटीजर जो होते हैं वो आपके 3 टाइप में होते हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर्स, सेकंड आपका यहाँ पर 0 इंटीजर्स, और फिर पॉजिटिव इंटीजर। अब आपके पास यहाँ पर ये अगर पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो इंटीजर्स को जो है वो जेड से डिनोट किया जाता है। तो पॉजिटिव को इस तरह से जो डिनोट कर दिया जाता है Z+ और Z-, इस तरह से जो इनको डिनोट कर दिया जाता है। तो Z+ आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 इंटीजर्स को अलग से ही 0 यहाँ पर लिखा जाता है, और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, तो -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक आपके पास यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 आपका 0 इंटीजर अलग से होता है, और पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ये आपका यहाँ पर जो है वो आपका 1 टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से जैसे यहाँ पर चलता रहता है। तो 1 से जो स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्ट होकर जो आगे अंत तक चलता है तो वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं।
हैं और नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपका नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 होता है। ठीक है, और फिर क्या है कि जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं और इस तरह से एक सेट बन जाता है इनफाइनाइट तक, मतलब ये आगे चलता रहता है, तो ये आपका जो सेट बनता है ये आपका सेट बनता है होल नंबर का। क्या बनता है, होल नंबर का, और होल नंबर को जो है वो कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें आपके पास ये नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये आपके सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। होल नंबर भी आपके इंटीजर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी कि इस तरह से नंबर आपका चलता रहता है, तो वे आपके होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 0 दे दिया जाता है, 0 इज, ऑप्शन में आपको डाल दिया जाएगा नेचुरल नंबर कि ये नेचुरल नंबर है, सेकंड आपको डाल दिया जाएगा कि ये इंटीजर है, और फिर आपको यहाँ पर डाल दिया जाएगा कि ये आपका होल नंबर है, और फोर्थ आपका यहाँ पर डाल दिया जाता है ये 0 इंटीजर है। ठीक है, 0 इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी तो आपकी यहाँ पर रहेगी 0 इंटीजर्स की। अब आप ये सोचोगे कि ये होल नंबर में भी आता है तो 0 आपका होल नंबर होगा, नहीं, 0 जो है वो होल नंबर के सेट में आएगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से पूछ लिया जाए कि 0 आपका होल नंबर है या फिर आपका 0 इंटीजर है, तो प्रायोरिटी आपको 0 इंटीजर्स को ही देनी है। होल नंबर आपका 0 नहीं होता है, 0 के सेट में बस होल नंबर को इंक्लूड किया जाता है, बाकी 0 आपका अलग से एक 0 इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैं सारे आपको नंबर्स बता रही हूँ कि किस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने यहाँ पर पढ़ा है कि आपका फर्स्ट आपका नंबर होता है इंटीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और जेड से इसको डिनोट करते हैं। ये आपका 0 से लेकर 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है, -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं 1 2 3 से लेकर इस तरह से जो चलता रहता है, वो आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है, और इसको जो है वो कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर जब नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 को ऐड कर दिया जाता है तो वो आपका होल नंबर का सेट बन जाता है, और होल नंबर को जो है वो हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है, और इसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है कि आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझें कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, कोई भी नंबर है, उस नंबर का अगर आप फैक्टर करो तो उस नंबर्स के जो फैक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास 2 फैक्टर हों। ठीक है, कि 2 फैक्टर अगर किसी नंबर के पास है, कि हैविंग 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर, ज़्यादा फैक्टर ना हो, कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर, कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हो, एक तो 1 हो और एक इटसेल्फ हो। इटसेल्फ कहने का मतलब जो नंबर आप लोगे वही, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2। अब 2 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर आप, एक तो 1 है और एक अकेला 2 है। अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ तो 3, एक इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर खुद 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर वो होते हैं, और प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो आपका 1 होता है और एक इटसेल्फ यानी कि वो नंबर खुद होता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 2 के फैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 3 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। तो 2 को डिवाइड 1 करता है और 2 करता है, इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक इटसेल्फ है, यानी कि वो खुद नंबर है। तो इसका मतलब ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर जो होता है वो आपका 2 होता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर इवन प्राइम नंबर की बात उठी तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपका इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, यानी कि सम संख्या क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सम संख्या क्या होता है कि जो सम संख्या होती है वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, तो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए वो आपकी क्या होती है, वो आपकी इवन नंबर होता है। सेकंड फिर यहाँ पर एक आता है ओड नंबर। तो ओड नंबर आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती वो आपका ओड नंबर होता है। इवन नंबर आपके होते हैं, 0 को इवन में शामिल किया जाता है, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया,
6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि क्या ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके इकाई का जो अंक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट हम कह देते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर आप इसको हिंदी में इकाई का अंक कह सकते हो। तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक अगर आपके पास 0 0 2 0 2 4 6 8 इस टाइप के अगर हैं, तो वहाँ पर आपका वो नंबर क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। और जिसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 3 5 7 9 ये है, तो वहाँ पर आपका जो नंबर रहेगा वो आपका ऑड नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। और ऑड नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है और इवन नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आपके इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक इटसेल्फ हो, तो वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर 2 होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद आपके पास यहाँ पर आता है 11, 11 के बाद आता है आपके पास यहाँ पर 13, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हिंदी में भी इनको क्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जिसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा हो, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से मोर देन 2 फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर हो, इसका मतलब 2 तो हो ही गया आपकी, जैसे 1 हो गया, इटसेल्फ हो गया। कोई कि अगर कोई भी नंबर होता है उसके 2 फैक्टर तो हमेशा ही होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, ठीक है। उसके अलावा भी अगर उसके कोई फैक्टर बन जाते हैं तो वो आपका कंपोजिट में आता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, इसमें 1 इसका फैक्टर होता है, 2 इसका फैक्टर होता है और इसका खुद 4 होता है। तो 1 और इटसेल्फ तो खुद तो ये होता ही है, 1 और खुद के अलावा आपके पास यहाँ पर 2 भी आ गया, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि 1 और खुद को छोड़कर बाकी और फैक्टर आ जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि भाज्य संख्या होगी, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाए तो वो आपकी 4 होती है। तो ये चीज़ आपको याद रख। सेट अगर आप यहाँ पर बना के लिखोगे तो 4 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 14 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये नंबर्स जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जैसे हमने यहाँ पर प्राइम नंबर किया और कंपोजिट नंबर किया, तो अब आपका जो प्राइम नंबर है इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के जो पार्ट हैं वो आप यहाँ पर समझिए कि प्राइम नंबर्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं प्राइम नंबर्स के जो है वो पार्ट्स करा रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको यहाँ पर समझना है। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर आपको समझना है। तो देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है कि यहाँ पर हम पेयर्स में 2 नंबर्स लेंगे। तो अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं और उनका HCF करें, ठीक है, उनका HCF अगर निकालें तो वो 1 हो, ठीक है। तो उनका HCF अगर हम निकालें तो वो क्या हो, 1 हो। यहाँ पर आप एक बार समझ लें कि HCF जो है वो 1 होगा, तो वो आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स जो है वो आपके यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही हों, ठीक है, वो जरूरी नहीं है दोनों प्राइम नंबर्स हों। यहाँ पर एक आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है, एक आपका कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों का HCF जब आप निकालो तो वो आपका क्या हो, आपका 1 हो। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। सेकंड आपका यहाँ पर होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है, को प्राइम नंबर में आपके पास जो सेट आप लेते हो वो सेट जो होता है वो आपके दोनों नंबर्स जो है वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। और इसकी डेफिनेशन यही होती है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं, वो पेयर्स ऑफ सेट, कि वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, कि वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका HCF आपके पास क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर अगर 2 प्राइम नंबर्स का अगर हम सेट लेते हैं और उनका HCF 1 आता है, वैसे भी प्राइम नंबर आप लोगे तो उसका HCF 1 ही आएगा। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स का जो सेट आप लेते हो उसका HCF आपका 1 आता है, तो वो आपका को प्राइम नंबर आता है। कई बार जो है ये दोनों जो है वो एक साथ ही लिखे हुए मिलते हैं और वहाँ पर सीधी यही डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ नंबर्स हैविंग HCF 1, ठीक है, कि हैविंग HCF 1। तो आपके पास ये दोनों ही और में लिखकर जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर में आप कोई भी 2 नंबर उठा सकते हो, लेकिन उनका HCF आपका 1 होना चाहिए। और को प्राइम में आपका सेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही सेट होता है और उनका HCF 1 ही होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम हो गया, ठीक है। अब थर्ड जो होता है प्राइम नंबर्स का सेट वो होता है आपका यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, की प्राइम नंबर्स का सेट लेना है जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे 5 और 7 का सेट मैंने ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। इसी तरह मैं 7 और 9 का सेट ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी 2 है। तो इसी तरह से हमें वो नंबर्स लेने हैं, वो प्राइम नंबर्स का सेट लेना है जिसका डिफरेंस आपके पास 2 आए, तो वो आपका ट्विन प्राइम नंबर होता है,
ठीक है, क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर प्राइम नंबर के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। तो इनको आप अच्छे से कर लेना। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए 24 एंड 28, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए। तो आप क्या है कि नॉर्मली यहाँ पर क्या करोगे, इनके फैक्टर्स बनाओगे। अगर आपको सीधे फैक्टर्स नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर छोटी क्लासेस वाली यहाँ पर ये मेथड लगा सकते हो। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12 पे जाएगा, 2 से करोगे फिर ये 6 पे जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 पे जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 पे जाएगा। ये मेथड आपको अच्छे से आता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 28 को ले लो, 28 को करोगे तो 2 से पहले करोगे, तो 2 से करोगे तो ये आपका 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 7 जा 14, फिर आपका यहाँ पर 7 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 24 को आपने यहाँ पर इसके फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3। इनको आप पावर में लिख लेना, ठीक है। तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई 3। फिर उसके बाद आपके पास आता है 3 और 3 की पावर यहाँ पर क्या है 1 ही है, क्योंकि 3 सिर्फ एक बार ही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 28 के फैक्टर। तो 28 के फैक्टर आपके पास क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 बार आया है और 7 आपका 1 बार आया है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इनको जो है वो इनके फैक्टर करके इनको पावर्स में लिख देना। अब हमें यहाँ पर निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए क्या करना है, आपके पास जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें उनकी पावर जो है वो आपको छोटी पावर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 आपका कॉमन है, बाकी यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो हमें 2 की छोटी पावर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन होगा उसकी पावर छोटी लेनी है, उसकी छोटी पावर लेनी है, उसकी छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है। कहने का मतलब 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2। और बाकी आपका यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 2 क्या होगा 4। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 24 और 28 का 4। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन होगा उसकी पावर बड़ी लेनी है, उसकी पावर जो है, उसकी पावर जो है वो बड़ी पावर लेनी, ठीक है, बड़ी पावर लेनी है। तो बड़ी पावर लेनी, देखिए छोटी पावर तो हम एचसीएफ में लेते हैं कॉमन की, और कॉमन में हम एलसीएम में जो है वो बड़ी पावर लेते हैं। तो बाकी आपके यहाँ पर जो कॉमन नहीं होते उन सबको जो है वो मल्टीपल करके सीधा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कॉमन एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिया जाता है, जबकि एलसीएम में जो है वो कॉमन की तो बड़ी पावर ली जाती है 2 की पावर 3, और जो कॉमन नहीं है वो भी आपके यहाँ पर मल्टीपल में लिखे जाते हैं। अब 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 8 गुना 3 गुना 7, 7 या 21, और 21 8 आपके पास हो जाएगा 168, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम में क्या होता है, जो आपकी पावर में होती है, देखिए यहाँ पर पावर में जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका एचसीएफ बहुत जल्दी निकल जाता है। एचसीएफ में आप कंफ्यूज नहीं होते। बाकी एलसीएम में आपके पास जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर ले लो, बाकी जितने भी यहाँ पर बच जाते हैं। और बाकी मान लीजिए यहाँ पर 3 की पावर भी अगर आपके पास कॉमन आ जाती तो हम यहाँ पर एचसीएफ में 3 की मल्टीप्लाई कर देते, एचसीएफ में हम 3 की जो है वो छोटी पावर लेके इसकी मल्टीप्लाई कर देते इसके साथ, और एलसीएम में जो 3 अगर कॉमन आ रहा है तो 3 की बड़ी पावर लेके उसको एलसीएम को उसको जो है वो हम यहाँ पर मल्टीपल में कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका होता है, जैसे नंबर में अगर हम नंबर्स की जैसे यहाँ पर बात कर रही हैं तो हमने यहाँ पर जैसे डेसिमल नंबर्स और विदाउट डेसिमल्स की बात की थी, बीच में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम समझाया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रियल नंबर्स में विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स की। तो विदाउट डेसिमल भी मैंने आपको लगभग वहाँ पर सब करवा दिया था, बस विदाउट डेसिमल में आपका यहाँ पर एक रैशनल नंबर हो रहता है, ठीक है। रैशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया, ये 2 पार्ट्स जो है वो आपके विद डेसिमल के अंतर्गत आ गया यहाँ पर इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए हमें यहाँ पर अभी समझना होगा विद डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। विद डेसिमल वाले नंबर्स को समझो। तो देखिए विद डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं, जैसे आपके पास मैंने ऐसे लिख दिया 0.5 लिख दिया, और मैंने यहाँ पर 1.1232, फिर मैंने लिख दिया 1232, फिर 1232, इस तरह से ये जो है वो आगे चल रहा है। मैंने लिख दिया 1.101, फिर 001, फिर 0001, इस तरह से जो है ये आगे चल रहा है।
और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.7, फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर 0.8888, यानी कि इस तरह से जो है वो रिपीट होता चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये मैंने आपको विद डेसिमल वाले नंबर्स बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर विद डेसिमल में आपके दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक तो होता है आपका यहाँ पर रिपीटिंग का मतलब होती है पुनरावृत्ति, यानी कि जो नंबर्स आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा है। सेकंड होता है आपका नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई नंबर आपका रिपीट ना करे, वो आपका नॉन रिपीटिंग में आता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो देखिए रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे 0.5 आप यहाँ पर समझो कि 0.5 आपका रिपीटिंग में आ रहा है या नॉन रिपीटिंग में आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको देखकर सोचोगे कि ये आपका नॉन रिपीटिंग में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन देखिए 0.5 में आप 0.5 के बाद में जो जीरो नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे 0.5 है, इसके बाद 0 0 0 0 हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जीरो जो है वो यहाँ पर आपका रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो नंबर आपका 0.5 इस तरह से और 0.7 इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो वो आपका रिपीटिंग में आएगा। और रिपीटिंग में, क्योंकि रिपीटिंग जो होता है इसके भी आपके आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं। रिपीटिंग आप यहाँ पर लिख लीजिए, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो होता है इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका यहाँ पर टर्मिनेट, कि रिपीटिंग में जब आपका कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.5 में 0 0 जो है वो आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 को हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो एक हो गया आपका टर्मिनेट। तो टर्मिनेट में आपका क्या आ जाएगा, जैसे ये 0.5 आपका टर्मिनेट में आ जाएगा, 0.7 ये आपका टर्मिनेट में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका यहाँ पर होता है नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट में क्या होगा, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, नॉन टर्मिनेट जो खत्म ना हो। तो नॉन टर्मिनेट में आपके पास यहाँ पर देखें 1 2 3 2, ये आपका रिपीट हो रहा है 1 2 3 2, फिर आपका 1 2 3 2, फिर आपका 1 1 2 3 2, यानी कि ये जो नंबर है वो आपका रिपीट हो रहा है 4 डिजिट्स के बाद में, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये आपका 1.1232, फिर 1 2 3 2, ये आपका क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर है। ठीक है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर हो गया। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो नंबर्स आपके रिपीटिंग हो रहे हैं, यानी जो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर्स जो हैं, एक आपका यहाँ पर देखिए 0.88 जो है ये भी आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर होते हैं ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और सीधी डेफिनेशन अगर हम रैशनल नंबर की करें, रैशनल नंबर को जो है हिंदी में प्रीमेय संख्या कहा जाता है, प्रीमेय संख्या। और प्रीमेय संख्या की अगर हम सीधी डेफिनेशन करें तो प्रीमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और आपके p और q जो है वो दोनों आपके को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। p और q आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, p और q आपके इंटीजर्स होते हैं और को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, HCF आपका 1 होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों का कोई भी अगर HCF लेते हैं, P और Q, अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं तो उनका अगर HCF होगा तो वो 1 ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए कि 1/2, तो 1/2 बताओ क्या है, तो 1/2 आपका यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये p/q की फॉर्म को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। q आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। सेकंड, p और q दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं जो कि आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। और 1 और 2 ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका दोनों का HCF आपका यहाँ पर क्या है, 1 है। लेकिन अगर 4/6 आपको दे दिया जाए, तो अगर पूछा जाए कि क्या ये आपका रैशनल नंबर है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का HCF 1 नहीं है। सेकंड कंडीशन को यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा, इसलिए ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें, 2 2 4 और 2 3 6, यानी 2/3। तो 2/3 जो है ये अब आपका यहाँ पर रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन जब हमने किया तो यहाँ पर 2/3 आया और इन दोनों का HCF जो है वो आपका 1 होता है। ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। और मैंने आपको बता दिया अगर डेसिमल में अगर रैशनल और इरेशनल को छांटना हो तो वो कैसे करना है। तो टर्मिनेट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिपीटिंग नंबर्स आपके टर्मिनेट हो गए वो आपके यहाँ पर रैशनल में आएंगे, और रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा वो भी आपके रैशनल नंबर में आएंगे। बाकी जैसे आपका यहाँ पर ये नंबर्स हैं, ये देखिए 1 0 1, फिर 00 आ गया, नहीं रिपीट नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें बीच में जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, 0 आपकी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेट में आएगी।
ठीक है, किस में आएगी, नॉन टर्मिनेट में आएगी। तो इस तरह से अगर कोई नंबर आते हैं वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वही होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर डेसिमल में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपकी जो नॉन रिपीटिंग हो, जो आपके नंबर्स रिपीट ना कर रहे हो, वो आपके किस में आते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर में आते हैं। एक सीधा आप याद रखना, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका रैशनल नंबर होता है। होता क्यों है, क्योंकि ये जो है वो आपकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और 22/7 जो है ये आपकी यहाँ पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जो आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, जैसे मैंने आपको को प्राइम जब करवाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम नंबर भी जो है वो आ सकता है कई जगह पर। तो ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि p बाई क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए और उनका HCF जो है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का HCF को प्राइम हम कह देते हैं। को प्राइम और रिलेटिवली कई जगह पर सीधा ही दे दिया जाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सेट ऑफ यहाँ पर प्राइम नंबर्स होता है, और रिलेटिवली में आपके पास यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर भी दे दिया जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी दे दिया जाता है, 22 आपका कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ यही याद रखना है कि p बाई क्यू की फॉर्म में p और q का HCF जो है, p और q का जब आप HCF निकालोगे वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, p और q का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये 22/7 आपका रैशनल नंबर होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब आपको यहाँ पर रैशनल और इरेशनल का भी पता चल गया। सीधी डेफिनेशन करोगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखी जा सके। यहाँ पर रैशनल नंबर में p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स, z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और p और q का जो HCF होता है, सीधा याद रख लेना, p और q का जो HCF होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके रैशनल और इरेशनल नंबर हो गए। यहाँ तक जो है वो हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर नंबर्स में आपको जैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी पता होने चाहिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर्स की। तो वो चीज़ देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमें समझनी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने यहाँ पर नंबर किए हैं, तो अगर हम बात करें अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम की, तो अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में अपने पास यहाँ पर कितने डिजिट्स होते हैं, तो अपने पास 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं डिजिट्स से जो है वो यहाँ पर अपने नंबर्स बनते हैं। तो अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं जिनसे हम कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये आपके सारी 10 डिजिट्स होती हैं। जब हम ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स लेते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स का कहने का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर 3 डिजिट्स ले ली मैंने, 2 3 4, इनके ग्रुप से एक नंबर बना दिया। तो जब हम नंबर बनाते हैं किन से, डिजिट्स के ग्रुप को लेकर, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स से जब हम कोई नंबर क्रिएट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका न्यूमेरल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका न्यूमेरल कहलाता है। तो ये 234 हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने मान लिए 6 7 8 इस तरह से कोई नंबर बना दिया, 9 8 7 इस तरह से कोई नंबर बना दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोई डिजिट लिया और उनका ग्रुप बनाकर मैंने कोई नंबर क्रिएट कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, न्यूमेरल्स कहलाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालनी है फेस वैल्यू। ठीक है, क्या निकालनी है, फेस वैल्यू। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर फेस वैल्यू पूछ ली जाए, जैसे मैंने यही नंबर उठा लिया कि फेस वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, तो यहाँ पर सीधा भी पूछ लिया जाता है कि फेस वैल्यू ऑफ ये, तो यानी कि इसका मतलब इस पूरे की फेस वैल्यू बतानी है। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फेस वैल्यू ऑफ 7, जैसे इसी नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर 7 की जो फेस वैल्यू रहेगी वो 7 ही रहेगी। 8 की फेस वैल्यू जो रहेगी वो 8 ही रहेगी। 6 की फेस वैल्यू रहेगी वो 6 ही रहेगी। कहने का मतलब फेस वैल्यू जो डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। कितना बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर आपसे अगर पूछ लिया जाए, 8, ठीक है, 8 मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, अलग अलग नंबर यहाँ पर यूज़ करने हैं। 0 ले लिया मैंने, यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर जो है वो 7, चलो रुको, यहाँ पर नंबर अगर इस तरह से ले ले 8 7 6 5 4 2, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिजिट। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, सॉरी प्लेस नहीं, फेस वैल्यू, ठीक है, 8 की फेस वैल्यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की फेस वैल्यू आपकी 8 रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू जो होती है, जो डिजिट होता है, वही आपका फेस वैल्यू होता है।
फिर अगर बात करें अगर हम प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू हमें निकालनी पूछ ली जाती है, तो प्लेस वैल्यू अगर हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो मान लीजिए मैंने ये डिजिट ली है 6 7 8, मुझे पूछ लिया जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो देखिए छोटी क्लासेस में हम ऐसे करते थे, 6 7 8 है, ये आपकी 8 होती है। यूनिट डिजिट ये आपका होता है 10 डिजिट या 10 डिजिट प्लेस होता है। यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, हिंदी में हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यूनिट डिजिट होती है, ये आपकी 10 प्लेस होता है, ये आपका यहाँ पर 100 प्लेस होता है, फिर आपका 10 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह से आपके पास यहाँ पर प्लेसेस होते हैं। जैसे हिंदी में हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से हम करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे आपका यूनिट प्लेस जो होता है उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होती है, फिर आपका यहाँ पर 10 प्लेस जो होता है उसकी मल्टीप्लाई आपकी 10 के साथ होती है, फिर आपका 100th प्लेस जो होता है इसकी मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पर 100 के साथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है उसकी आपके पास यहाँ पर 10,000 के साथ मल्टीप्लाई होती है। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर पूछा जाए कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 × 100 रहेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 600, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 600। 7 की प्लेस वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो 7 × 10 होगा, यानी कि इसकी 70 हो जाएगी। अगर मुझे 8 की प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए तो 8 × 1 होगा, ये आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू होती है वहाँ पर जिस नंबर पे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इस तरह से 1, फिर आपका 10 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से, फिर आपका 1000 से, फिर 10,000 से, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आगे आगे जो है वो मल्टीप्लाई आपकी होती रहती है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि अगर आपका यहाँ पर बीच में जीरो आ जाए कहीं पर, ठीक है, मान लीजिए आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है सबकी, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यूनिट प्लेस की, अगर यूनिट डिजिट की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 की आपके पास 3 × 1 क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 8 की आपके पास क्या आ जाएगी 8 × 10 80 आ जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पर 5 है, तो 5 × में आपके पास 100, यानी कि 500 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो आ गया, तो जीरो जब आ जाता है तो वहाँ पर जीरो की मल्टीप्लाई हम किसी के साथ करें, आपके पास क्या आएगा जीरो ही आएगा। देन आपके पास यहाँ पर 1000, जैसे यहाँ पर 100 था, 100 के बाद अगर आपके पास यहाँ पर आपका 1000 आता है तो वहाँ पर जीरो आ गया, तो यहाँ पर हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 5 × आपका यहाँ पर 1000 आ जाएगा, और 1000 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है, तो 2 के साथ करोगे तो ये आपके पास 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बीच में अगर जीरो आ जाए तो उस प्लेस को आपको इंक्लूड ही नहीं करना है, आप उसको स्किप कर देना, वो जीरो ही रहता है। देन आपका यहाँ पर जैसे ये आपका 100 था, फिर आपका 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको बीच में जीरो आ जाए तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। नंबर्स मैंने आपको बता दी कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, वो मैंने आपको रियल नंबर्स में समझा दिया, डेसिमल और विदाउट डेसिमल लेके मैंने सारे नंबर्स को जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर्स में जो है वो कुछ फॉर्मूले जो याद करने हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार ये फॉर्मूले जो है वो आपको याद भी करवा दिए हैं। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का अगर आपसे सम पूछ लिया जाए, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर सम पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n(n+1)/2। अगर आपको इन्हीं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि इसका अगर स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 × में 2n+1/6। इन्हीं n नेचुरल नंबर्स की क्यूब पूछ ली जाए, ठीक है, कि अगर आपको इन्हीं नेचुरल नंबर्स की क्यूब पूछ ली जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n(n+1)/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ही क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका भी अलग से फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ पर जो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर जो है वो आप AP-GP की सीरीज जैसे लगाते हो, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी पावर में नहीं है तो आपकी कौन सी सीरीज लगेगी, AP की सीरीज लगेगी। यहाँ पर जो है वो वीडियो रुक गई थी, बीच में फोन आ गया था। देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने कि 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से मान लीजिए
लीजिए कोई सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज़ दे रखी है, तो आपको अगर ऑड नंबर की सीरीज़ का फॉर्मूला नहीं पता है, आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको APGP की सीरीज़ लगानी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको, क्योंकि ये पावर में तो है नहीं, तो आपके पास क्या लगेगी, AP की सीरीज़ लगेगी, ठीक है। APGP का प्रयोग करके भी जो है वो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कुछ भी दे रखा हो वहाँ पर हम उनका सम निकाल सकते हैं, nth टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको APGP वाली सीरीज़ लगानी होती है। यहाँ पर सीरीज़ किसकी बनती है वो अब आपको देखना है। तो ये आपका सीधा ही चल रहा है, आपका दो का डिफरेंस है, AP की सीरीज़ बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास AP, जैसे मैंने APGP यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पूरा जो है वो प्रीवियस मैंने आपको करवाया था, तो वो सब आपको अच्छे से आता है। यहाँ पर जो हम आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको अगर nth टर्म निकालनी तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, और अगर आपको सम ऑफ nth टर्म्स निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, और अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस में l, ठीक है, सीधा हो जाएगा। जहाँ पर a जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और डी जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एन जो होता है, अगर एन की वैल्यू की कितनी टर्म्स आपको गिवन होगी, एन टर्म्स अगर आपको गिन, मान लीजिए यहाँ पर 23 तक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर गिन सकते हो कि कितनी वैल्यू है, क्योंकि 23 आपकी यहाँ पर एल भी हो जाएगी। तो एस एन का अगर हमें सम निकालना तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है, एन यहाँ पर कितनी होगी वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इस टर्म से कि nth टर्म्स यहाँ से आपका एन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पर क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो आप जो है वो APGP की सीरीज का यूज़ करके जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन निकाल सकते हो। बात करते हैं GP सीरीज में फॉर्मूलेज की। तो GP सीरीज में आपको फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको nth टर्म्स निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1, ठीक है, ये आपकी GP सीरीज होती है। A आपकी फर्स्ट टर्म होती है, R आपका कॉमन रेशियो होता है जो A2 डिवाइड बाई A1 करके हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका n जो होता है वो टर्म्स ऑफ कितनी टर्म्स है वो यहाँ पर n होता है। इसके साथ आपको Sn निकालना होता है। Sn का फॉर्मूला होता है आपके R पे डिपेंड करता है कि R की वैल्यू अगर ग्रेटर 1 है, ठीक है, R की वैल्यू अगर ग्रेटर 1 है तो A R की पावर n-1 अपॉन में R-1 होता है। अगर R की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपके पास Sn का फॉर्मूला होगा A 1 माइनस में R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके यहाँ पर। तो इस तरह से जो है वो आपको APGP की सीरीज लगाकर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। बाकी मैंने आपको AP और GP का जो चैप्टर करवाया था उसमें अच्छे से समझा दिया है सब कुछ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो नंबर्स में APGP सीरीज के अभी जो है यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, आपको वो टर्म्स आपको समझनी है, बाकी आपको ये पता भी है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 2.2 की मल्टीप्लाई अगर 2.4 के साथ करते हो, ठीक है, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल्स वाले नंबर्स की, तो वहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ पर सीधे ही ट्रीट कर देते हैं 2 और 4। 2 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर 1 और 1 2, यानी कि 1 एक डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक है और इस बाद भी एक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो डेसिमल जो है वो ऐड हो जाता है। तो एक रेट कितना हो गया, 2, यानी कि 2 नंबर्स को छोड़कर जो है वो आपके पास यहाँ पर डेसिमल होगा, तो 0.08 है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो जब हम डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डेसिमल ऐड हो गए, कितने कितने डेसिमल है वो सारे ऐड होकर एक साथ जो है वो आपके लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन में। बाकी आपका जो वहाँ पर आपका जैसे सम होता है वहाँ पर आपका सीधा जितने नंबर्स होते हैं उसी के साथ, क्योंकि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। जैसे 2.4 को अगर 2.8 इसके साथ अगर आप ऐड करोगे तो आपका सीधा ही होता है, ठीक है, यानी कि 1 के साथ है तो आपका 1 के साथ ही यहाँ पर जो है वो डेसिमल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका किस में होता है, ये आपका डेसिमल का एक सिस्टम होता है। और अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर 2.24 है, इसको अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये टाइप है, तो जब आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा कि ये एक डेसिमल जो है वो आगे खिसक जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2.4। अगर आप यहाँ पर जो है वो 100 के साथ करोगे तो 2 डेसिमल आगे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। 1000 के साथ करोगे तो तीन डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जितने जीरो के साथ यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल वाले नंबर्स को, उतने ही डेसिमल जो है वो आगे खिसक जाएगा, यानी कि नंबर जो है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पर एक डिजिट जो है वो आगे चला गया, ठीक है। अगर 100 के साथ करती तो 2 4 दोनों ही आगे चले जाते, तो आपका पूरा ही सीधा 24 आ जाता। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई और बड़ी संख्या होती और इस तरह से अगर आपको शिफ्ट करना होता है, तो अगर 1 0 है तो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी, 2 0 है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये नॉर्मली आपको यहाँ पर अच्छे से पता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करवाया था रिकरिंग
रिकरिंग जो डेसिमल्स मैंने आपको कराए थे, रिकरिंग डेसिमल होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं, जैसे रिपीटिशन में मैंने आपको कराया था, रिपीटिशन भी कह देते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो जो रिकरिंग डेसिमल मैंने आपको करवाए थे उनको हम कैसे सोल्व करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी, जैसे अपने 9th क्लास में किया था। जैसे कि 1/3 होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3333 इस तरह से चलता रहता है, यानी कि 0.3 बार होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके कई बार जो है वो पूछे जाते हैं कि इसको जो है वो आप वल्गर फ्रैक्शन में लिखें। ये तो आपका क्या हो जाता है, ये तो आपका एक प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इनको कन्वर्ट करते हो वल्गर फ्रैक्शन में, वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है वो आपका एक डेसिमल है, फ्रैक्शन डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। तो ये जो है ये आपका एक रिकरिंग डेसिमल है और ये आपका वल्गर फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये आपका वल्गर फॉर्म है, वल्गर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये आपको फॉर्म दे दी जाए और आपको यहाँ पर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन निकालना, तो आप किस तरह से जो है वो क्वेश्चन निकालोगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए 0.5 बार, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए और वल्गर फ्रैक्शन में आपको ये क्वेश्चन करना हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नॉर्मली आपको यहाँ पर सीधा ही करना है, जितना नंबर होता है वो आपका ऊपर आ जाएगा, जितने के ऊपर बार है वो आपका 9 बन जाएगा, ठीक है। नीचे 9 लिखने हैं, जितने पर बार है, जितने अंक पे बार है उतने 9 आ जाएंगे। सीधा 5 लिखा, जितने पर बार है उतना 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देखिए छोटी क्लासेस में हम जैसे कैसे करते थे, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ 4.3 बार, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9th क्लास में कैसे करते थे, हम इसको लेट x मानते थे। x क्या हो गया 4.3333, क्योंकि आगे इस तरह से चल रहा है तो हम इसको x मानते थे। फिर हम मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड 10 से, 10 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा। इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये 43.333, ये तो आपका रिपीटिशन में चल रहा है, आपका यहाँ पर चलता रहेगा, एक आगे खिसक जाएगा। यही मैंने आपको बताया 10 से मल्टीप्लाई करते तो एक डिजिट आगे खिसक जाता है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आगे चला गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते थे, जैसे कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, हम क्या करते थे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते थे। तो 10x में से x जाएगा, क्या बचता था 9x। यहाँ पर इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर यहीं पर घटा के दिखा देती हूँ, 333 इस तरह से घटाओगे तो ये आपके पास 0 0 0 बचेगा पॉइंट के बाद। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 3, तो ये आपके पास कितना बचेगा 39। x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा 39 अपॉन में 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आंसर क्या आ जाएगा 13/3, ये आंसर हो गया। ये तो था आपका यहाँ पर आपका पूरा जो है वो डिटेल आपका ये आंसर है कि कैसे आप डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे 9th क्लास में। लेकिन आपका यहाँ पर सीधा जो एक क्वेश्चन जो वो पूछ लिया जाता है ये आपका टीजीटी लेवल में, तो अगर आपको सीधा क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का, तो इसका जो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आपको सीधा क्या लिखना है, ये नंबर सीधा आपको लिखना है, उसमें से जो आपके पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन नहीं है वो नंबर आपको सब्सट्रैक्ट करना है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा 43 लिखना है, उसमें से जो आपके पास फ्रैक्शन नहीं है जिस नंबर पे वो आपको सब्सट्रैक्ट करना है। अपोन में आपके पास डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स पर बार है उतने आपको 9 लिखने हैं। कितने लिखने हैं 9 लिखने हैं। और जितने अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद में कोई एक ऐसा नंबर भी होता है जिसके ऊपर आपका बार नहीं है तो उतने आपके पास 0 आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऊपर फ्रैक्शन है, तो वो उस नाम का आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को सब्सट्रैक्ट करो तो 39 आएगा, अपोन में 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपके पास 13/3 वही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो आपको शॉर्टकट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई और क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए 0.16 बार, ठीक है। पहले तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बताया 4 पॉइंट इस तरह से बताया, लेकिन लगभग क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्टिंग में ये आपको 0.5 बार मैंने यहाँ पर ये सिखाया, तो 5/9 सीधा ही आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर डेसिमल से पहले अगर 0 ना हो तो भी आपको यहाँ पर सीधा नंबर लिखना है, उसमें से वो 4 सब्सट्रैक्ट करना है। अपोन में यहाँ पर आप जैसे ट्रीट करते हो कि 3 के ऊपर बार है तो वो इतने ही आपके 9 आ जाएंगे, जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, और जितने के ऊपर डिजिट नहीं है वो आपके पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, आप सीधा क्या लिखोगे, यहाँ पर 16 लिखोगे, जितने नंबर्स पर बार नहीं है वो आप सब्सट्रैक्ट करोगे। अपोन में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये बार कितने पर है 6 पे है, 1 पर ये है तो इतना 9 आ जाएगा, कितने पर बार नहीं है 1 पे बार नहीं डेसिमल के बाद उतनी 0 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/90 बन जाएगा। ये इसको आप सोल्व करोगे तो 1/6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास और क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, जैसे 0 पॉइंट दिख रहा है 0.1243, ठीक है, 1243 और 3 के ऊपर सिर्फ बार है,
तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, पहले आपको इसको एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर लिख लेना है, उसमें से जितने के ऊपर बार नहीं है वो सब्सट्रैक्ट करना है, अपॉन में जितने पर बार है वो 9 आ जाएगा, और जितने पर बार नहीं है उतने नाम की यहाँ पर क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो 3 पे बार नहीं है तो 3 0 आ जाएंगे। इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 119 अपॉन में 9000, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको 9th क्लास की बुक से करनी है, तो वहाँ से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं नंबर थ्योरी पर, और नंबर थ्योरी में देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है वो आपकी पियोनो एग्जाइमर्स हैं कुछ, तो वो पियोनो एग्जाइमर्स देखिए आपको एग्जैक्ट सीधे जो है वो उसके एग्जाइमर्स की जो लाइन है, 5 एग्जाइमर्स उन्होंने दिए थे, वो सीधे ही डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो वो देखिए पियोनो एग्जाइमा जो है, इसकी जो 5 यहाँ पर इन्होंने अपनी एग्जाइमास जो इन्होंने दी थी पियोनो ने, वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दी है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है। फर्स्ट में इन्होंने कहा है कि 0 इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए आपका यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पियोनो ने कहा है कि जो 0 है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू पियोनो एग्जाइमा आपको याद रखना है कि 0 जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। सेकंड इन्होंने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ ए सक्सेसर इन द नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है नेचुरल नंबर्स में। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर ले लिया, 1 ले लिया, तो 1 का सक्सेसर अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो 2 होगा। अगर मैं 5 नेचुरल नंबर ले लेती हूँ तो 5 का सक्सेसर निकालोगे तो आपका क्या होगा, 6 होगा, यानी कि एक नंबर ज़्यादा होता है। अगर इन्होंने 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया है तो 0 का सक्सेसर आपका 1 हो जाएगा, 1 का सक्सेसर 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, से थर्ड आपका यहाँ पर क्या होगा कि 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 0 को इंक्लूड किया है नेचुरल नंबर में, तो 0 से स्टार्ट हो गया आपका इनफाइनाइट तक यहाँ पर चलेगा नेचुरल नंबर्स। तो ये कहते हैं कि जो 0 है वो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं होता। फोर्थ यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि इफ़ द सक्सेसर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज सेम, कि अगर 2 सक्सेसर अगर किसी नेचुरल नंबर्स के सेम हैं, देन द 2 ओरिजिनल नंबर आर द सेम। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों नंबर ही सेम है, कि अगर सक्सेसर सेम है तो सक्सेसर सेम तभी होगा जब वो 2 नंबर हम लेते वो भी सेम हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपने कॉमन सेंस वाले इन्होंने एग्जाइमास दिए हैं, 5 एग्जाइमास दिए हैं। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इनमें से कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है। 3 ऑप्शन यहाँ से डाल दिए जाएंगे, एक अलग से डाल दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको अच्छे से ये पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है टिप्स पे। ठीक है, तो ये देखिए अभी फिफ्थ क्या है कि इफ़ ए सेट कंटेन 0, अगर कोई सेट आपका कंटेन करता है 0 को, एंड द सक्सेसर ऑफ एवरी नंबर इज इन द सेट, और अगर आपका कोई भी यानी कि कोई भी सेट है, आपका सक्सेसर का कोई सेट है और वो उसमें 0 को कंटेन कर रहा है, देन द सेट कंटेन्स द नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, तो ये फिफ्थ में क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ ए सेट कंटेन 0, कि अगर कोई सेट कंटेन कर रहा है 0 को, एंड द सक्सेसर ऑफ एवरी नंबर इज इन द सेट, कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट ले लिया मैंने 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से कोई सेट ले लिया, तो इन सब का अगर हम सक्सेसर निकालेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, सक्सेसर 0 का सक्सेसर हो जाएगा 1, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का आपके पास 4 हो जाएगा। तो ये भी किसको कंटेन करेगा, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही होगा। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी सेट जो है वो आपका 0 को कंटेन कर रहा है और एक सक्सेसर 0 को कंटेन करके एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, उनका सक्सेसर निकालेंगे तो वो सक्सेसर जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स में ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर 5 एग्जामर्स जिन्होंने बताई हैं, ये आपको अच्छे से कर लेनी है, सीधे एग्जैक्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से आपका जो है वो ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर इसमें कौन सा शामिल इन्होंने किया है, कौन सी इन्होंने एग्जामर्स दी है, कौन सी नहीं दी, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी फिफ्थ एग्जाम जो है, ये इसको जो नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, किसका नाम दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो मैंने आपको पीएमआई का जो चैप्टर करवाया था, वही जो है वो आपका ये आता है इसमें, इस फिफ्थ एग्जामर्स को उसी में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम दिया गया है। तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो जो पीएमआई का चैप्टर जो मैंने आपको करवाया है वही यहाँ पर है। फर्स्ट हम यहाँ पर पी एन इज इक्वल्स टू 1 लेकर उसको ट्रू करवाते थे, फिर पी एन इज इक्वल्स टू यानी कि पी इक्वल्स टू पी एन यानी कि के इक्वल यानी कि एन की वैल्यू के लेकर हम उस चीज़ को जो है वो यहाँ पर इसको ट्रू मानते थे, और फिर हम प्रूफ करते थे पी इंटू के प्लस 1 के लिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। ठीक है, पहले एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम वो चीज़ जो आपको स्टेटमेंट गिवन होती थी उसको ट्रू दिखाते थे, फिर पी एन इक्वल्स टू के लिए यानी कि एन इज इक्वल्स टू के लिए वो स्टेटमेंट हम ट्रू मान के चलते थे, और पी के प्लस 1 के लिए वो स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते थे। तो वो आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है।
बाद आपको यहाँ पर समझना है डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी के रूल आपको यहाँ पर पढ़ने हैं कि डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं, जो कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो आपका नंबर थ्योरी का जो मैथ है उसमें यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर भी आपका डिविजिबिलिटी का ही है। तो यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी होती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एन इंटीजर, कि आपके पास अगर कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है ए जो कि डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस ए का जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर बी, कि ये आपका इंटीजर ए जो है वो इसको हम कहेंगे कि डिवाइड कर रहा है किसी सेकंड अनदर इंटीजर बी को, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए कोई अनदर इंटीजर सी, कोई एक इंटीजर सी एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट आपके पास क्या होना चाहिए कि b इज इक्वल्स टू में ए सी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास ए डिवाइजर है, बी आपके पास क्या है, डिविडेंड है, और सी आपका क्वोशेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो वो डिविजिबल होगा उस नंबर से पूरा पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि यही तो होता है, भाज्य इक्वल्स टू में भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल ही तो होता है, यानी b इज इक्वल्स टू ए सी। यही तो हमारी यहाँ पर ये आपका जो रिमाइंडर थ्योरम होती है यही तो होती है। तो b इज इक्वल्स टू में ए सी, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर a को हम कहेंगे कि ये आपका डिवाइड कर रहा है किसी अनदर इंटीजर b को, अगर आपके पास एक अनदर इंटीजर c एग्जिस्ट कर जाए सच दैट आपका b इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए सी हो जाए। तो ये आपकी किसकी आपकी डेफिनेशन होती है, ये आपकी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है। यहाँ पर इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे आ जाएगा आपका a डिवाइड्स b, या तो इस तरह से आ जाएगा कि a डिवाइड्स b, या a इज डिवाइजर ऑफ b, कि a डिवाइजर ऑफ b, a जो है वो डिवाइजर है b का, या आपका इस तरह से जो है वो सिंबल लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब है a डिवाइड्स b, ठीक है, इसका मतलब क्या है a डिवाइड्स b, या फिर b इज डिविजिबल बाई a, ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। या फिर ए डिवाइजर ऑफ बी, ए जो है वो डिवाइजर है बी का, ये आपका डिवाइजर ही तो होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका क्वोशेंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ए डिवाइड्स बी, या फिर आपका ए डिवाइड नहीं कर रहा बी को, तो इस तरह से सिंबल आ जाएगा ए नॉट डिवाइड्स बी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं कि क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन की नंबर थ्योरी के मैथ्स में आप एंटर कर चुके हो, और आप जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से सिंबल दिया हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को, इस तरह से लिखोगे, ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है, ए डिवाइड कर रहा है बी को, इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको समझनी है, डिविजिबिलिटी का आपका ये जो है वो आपकी डेफिनेशन होती है। अब हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, किसी नंबर्स की डिविजिबिलिटी को हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो सारे नंबर्स जैसे यहाँ पर 2 को हम कैसे करेंगे, 3 को, 4 को, फिर 5 को, फिर आपका यहाँ पर 6 को हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है। तो वो सब देखिए यहाँ पर हम कैसे इनको टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेडिंग आप डाल लीजिए, यहाँ पर डिविजिबिलिटीज भी लिख सकते हो या डिविजिबिलिटी भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर लिख लीजिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम करते हैं 2 की टेस्ट। तो सबसे पहले 2 की टेस्ट करते हैं कि 2 को हम कब कहेंगे कि नंबर 2 से डिवाइड होगा। आपको क्या देखना है, आपको यूनिट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, यूनिट डिजिट देखनी है। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट आपकी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका 2 से डिवाइड होगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर है और इसका जो यूनिट डिजिट जो है वो 7 है, 7 आपका इस नंबर्स में से नहीं है, इसका मतलब ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस अगर आपका इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, तो ये जो है वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। फिर हम बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। इसमें आपको जो नंबर्स आपको दे रखा है उनकी डिजिट्स का सम करना है। जैसे कि आपके 2, 4, 8 मैंने लिया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो मैं यहाँ पर सम करूंगी तो 2, 4, 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14। फिर अगर ये सम करने के बाद ये अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, और नहीं हो रहा है तो वो आपका नहीं होगा। तो 3 जो है वो 14 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है। फिर बात आती है 4 की। 4 को आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से क्या है, डिविजिबल है।
अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर लेती हूँ ये, इसकी लास्ट 2 डिजिट देखो, तो लास्ट 2 डिजिट आपकी 32 है, तो क्या 4 32 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 8 32 पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड है। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, आप इस तरह से जो है वो आपको कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए, आपको कितना बड़ा नंबर दे दिया जाए, बस आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है, वो देखो, उसको डिवाइड करके देख लो कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 4 एकम 4, कितने बचे 2, 4 से 24, यानी ये नंबर लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। सॉरी, यहाँ पर ये नंबर जो है वो आपका देखिए 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 में 36, यानी कि ये नंबर जो है वो आपका 4 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर जो है वो आपका 4 से यहाँ से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। आपको देखना क्या है, बस लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। इसी तरह मान लीजिए मैं और नंबर ले लूँ कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, इसकी लास्ट 2 डिजिट लो, इस लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 दूनी 8, आपका कितना आ जाएगा 6, फिर 4 एकम 4, कितना बचा 2। तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल 2 आ गया, नहीं पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। आपको लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके देखना है। फिर आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल देखना है 5 का। तो 5 के लिए आपको सीधा क्या करना है कि अगर आपका यूनिट प्लेस, सीधा याद रखना, यूनिट प्लेस अगर 0 और 5 है, ठीक है, यूनिट प्लेस जो है वो अगर आपका 0 और 5 है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है वो नंबर ले लिया, तो इसका यूनिट प्लेस आपको देखना है 0 है, तो ये नंबर आपका जो है वो 5 से डिवाइड होगा। अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अगर आपका इस तरह से कोई नंबर दे दिया जाए, यूनिट डिजिट देखो आपका ये 0 भी नहीं है, ये आपका 5 भी नहीं है, तो ये जो नंबर है ये आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अब हमें यहाँ पर करना है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो 36 ले लिया। ठीक है, अब 36 को देखो सीधा, अगर आप ये तो क्योंकि छोटा नंबर है तो आप सीधा यहाँ पर लगा सकते हो कि 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो 2 एक और ले लिया, ठीक है, और 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 2 11, 11 और 2 11 और 2 आपके 13। तो 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होगा तभी आपका ये 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने 36 लिया था, तो 36 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर जितने बड़े नंबर्स होंगे तो वहां पर आपको सिर्फ यही देखना है 2 से डिवाइड। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल आपका सिंपल, आपको यूनिट डिजिट देखनी है। 3 का आपको यूनिट डिजिट्स का सम देखना है। सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा वो नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर 6 का डिविजिबिलिटी रूल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपको यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट अगर आपकी 8 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 2 4, ये इस तरह से ये नंबर ले लिया, तो आपको लास्ट 3 डिजिट देखनी है। तो 3 डिजिट देखो कि ये क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 324 को 8 से डिवाइड करके देख लो। तो 4 पे जाएगा पहले, 32 कैंसिल, फिर आपका 4 न जाने की 0, फिर यानी कि 4 आपका शेषफल, यानी कि पूरा आपका ये यहाँ पर जो है वो भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 8 से भाग नहीं होगा। ठीक है, आपको लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर देखनी है। फिर आपको यहाँ पर देखना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इसमें भी आपका जो 3 का होता है वही सेम होता है। आपको यूनिट जो भी दे रखी है, अगर आपको कोई भी डिजिट दे रखी है तो उस डिजिट का आपको सम करना है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 14, तो ये 14 इसका सम आ गया। अगर 14 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर आपका डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 9 अगर तो आपका यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसका यूनिट प्लेस जो होता है वो आपका क्या होना,
वो आपका 0 होना चाहिए, कि अगर आपका यूनिट प्लेस अगर 0 है तो इसका मतलब वो 10 से आपका डिविजिबल होगा। 11 का जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपका क्या है, ये चीज़ देखिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है वो इस तरह से कोई नंबर दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, इसमें ओड और इवन प्लेस देखने हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका किस पर है, ये आपका 1 पे है, फिर ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे, यानी कि ये 1 प्लेस पे है, ये आपका 2 प्लेस पे, ये आपका 3 प्लेस पे है, ये आपका 4 प्लेस पे है, ठीक है। अगर आप इस साइड से लोगे तो भी ये आपका 1 पे हो जाएगा, ये आपका 2 पे हो जाएगा, यानी ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, ये आपका 3 पे हो गया, ये आपका 4 पे हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अल्टरनेट आपको यहाँ पर नंबर्स देखने हैं। तो 3 और 5 का आपको यहाँ पर क्या करना है, सम करना है। इवन नंबर्स का सम कर लो, यानी कि इवन प्लेस है ये, यानी कि यहाँ पर इस साइड से अगर आप लोगे तो ये आपके ओड प्लेस हैं, इस साइड से लोगे तो ये आपके इवन प्लेस हैं। कोई इट डजेंट मैटर, आपको यहाँ पर एक साइड से देखना है 1 3 फिर आपका 5 हो जाएगा, यानी कि ओड प्लेसेस देखो, तो ओड प्लेसेस का आपको सम करना है। या फिर आप ऐसे याद रख लेना कि अल्टरनेट यहाँ पर जैसे ये ले लिया, एक को छोड़ के फिर नेक्स्ट ले लिया, फिर एक को छोड़ के नेक्स्ट ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अल्टरनेट यहाँ पर आप ऐड कर लो। तो 3 और 5 को ऐड करोगे कितना होगा, 8 होगा। 4 और 4 को ऐड करो, तो 4 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब हमें क्या करना है, ओड प्लेस और इवन प्लेसेस को हम ऐड करके अलग अलग उनको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद या तो वो आपका 0 होगा, जैसे 8 में से 8 गया, आपके पास क्या बचा, 0 बचा, तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। या तो आपका 0 बचना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो है वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। क्या हो, 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर आपका क्या होगा, तो वो नंबर आपका यहाँ पर 11 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करने के बाद मान लीजिए 22 आ जाता है, ठीक है, 22 आ जाता है, तो 22 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का आपको सम करना है। पहले सारे ऑड प्लेसेस का सम कर लो, फिर इवन प्लेसेस का सम कर लो, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने पर या तो 0 आना चाहिए, या वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो इस तरह से जो है ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल करने हैं। तो इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कि आपको जैसे सीधा ही दे दिया जाएगा कि आपको जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि 832 6 1 इस तरह से मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कि 8326, ये बताओ कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, लास्ट 2 डिजिट देखनी है, 2 डिजिट आपको लेनी है और वो देखो कि 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं, जैसे हमने इवन और ऑड नंबर यहाँ पर किया था पीछे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम किन्हीं भी 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कि इवन इंटू इवन अगर आप कोई नंबर करते हो तो आपके पास हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। इवन की मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर्स के साथ करोगे तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। और अगर आप ओड नंबर की मल्टीप्लाई अगर ओड नंबर के साथ करोगे तो आपके पास हमेशा ही एक ओड नंबर आएगा। फिर अगर आप प्रोडक्ट करते हो एक इवन नंबर की और ओड नंबर की प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास इवन नंबर आएगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, नॉर्मल बातें हैं कि अगर आप इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ करते हो तो इवन आएगा, ओड की मल्टीप्लाई ओड के साथ करोगे तो ओड आएगा, इवन की मल्टीप्लाई ओड के साथ करोगे तो आपके पास ऑलवेज इवन आएगा, ठीक है। इसके साथ आपको ये चीज़ याद रखनी, जैसे मैंने आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया, तो वहाँ पर एक चीज़ की ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को और बी आपका डिवाइड कर रहा है सी को, देन आपको ये चीज़ याद रखनी कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, देन ए आपका डिवाइड करेगा सी को, ठीक है, कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड करेगा सी को। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मान लीजिए आपके पास ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को, ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये आप यहाँ पर लिख लेना। सेकंड रिजल्ट है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी डिवाइड कर रहा है ए को, ठीक है, कि ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है ए को। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो आपका इक्वल है प्लस माइनस बी के, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बी आपका इक्वल है प्लस माइनस ए के, ठीक है। ये आप किसी अब देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट जो रिजल्ट रहेगा वो आपका ये रहेगा कि अगर ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को, ए जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है बी को, देन जो है वो आपका ए जो है वो आपका डिवाइड करेगा उस बी के किसी मल्टीपल को। अगर यानी कि अगर हम बी के साथ किसी एक ए आपका कोई भी इंटीजर है कि अगर हम
उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को किसी के इंटीजर के साथ, तो वो ए जो है वो उस बी का मल्टीप्लाई अगर हम किसी इंटीजर के साथ करते तो उसको भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 2 जो है वो 4 का अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल ले लूँ कोई, जैसे कि 4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 बन गया, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से समझनी है कि 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो आपको 8 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि ए अगर डिवाइड कर रहा है बी को, देन ए जो है वो बी के को भी डिवाइड करेगा। यानी बी के साथ अगर के मल्टीपल हो जाता है, के आपका कोई भी इंटीजर हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये आपका उसके मल्टीपल को भी जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर फोर्थ रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड ए जो है वो डिवाइड कर रहा है सी को, देन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ए जो है वो आपका इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा बी प्लस सी को, और इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है वो आपको सीधे ही पूछे जा सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के द्वारा, या फिर आपको जो रिजल्ट सीधे पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, देन आपके पास यहाँ पर ये जो है वो आपको ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे कि ए डिवाइड करेगा सी को, ए डिवाइड नहीं करेगा सी को, या फिर ए इक्वल होगा सी के। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन डाल दिए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ए आपका बी को डिवाइड कर रहा है, बी आपका सी को डिवाइड कर रहा है, तो आपका ए जो है वो आपको सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, आपका 5th रिजल्ट रहेगा कि अगर ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को और आपका ए जो है वो डिवाइड कर रहा है सी को, ये डिविजिबिलिटी के रूल हैं आपके सारे। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और ए डिवाइड कर रहा है सी को, देन आपका ये जो है ए जो होगा ये आपका, अगर आपके पास बी एक्स प्लस में सी वाई, यानी कि अगर इनके साथ कोई मल्टीप्लाई कर दे एक्स और वाई की, उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना कि बी एक्स प्लस में सी वाई, यहाँ पर एक्स और वाई जो है ये आपके कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ये आपकी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, उनका सम जब करोगे, तो वो उसको भी जो है ए आपका डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर सी को अगर 0 ले लेते हैं, ठीक है, सी को यहाँ पर अगर करोलरी बन जाती है इसी से कि अगर हम सी को 0 ले लेते हैं, तो सी को 0 लेंगे तो यहाँ पर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए आपका बी एक्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर जब हम यहाँ पर सी को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वो करोलरी आपकी यहाँ पर बन जाती है। इसी टाइप में ये है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता ही देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने सी को 0 ले लिया, तो मैं सी को अगर 0 लूँगी तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, सी को 0 लेती है आपके पास ए डिवाइड बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कि ए डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, कि ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड ए डिवाइड कर रहा है सी को, देन ए जो है वो आपका डिवाइड कर जाएगा बी एक्स को, यहाँ पर जब हमने सी को 0 लिया। सेकंड का अगर हम एक्स को भी 1 ले लेते हैं और वाई को भी क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो एक्स को 1 ले लिया, वाई को भी 1 ले लिया। इसका मतलब यहाँ पर ये तो फर्स्ट करोलरी है, सेकंड करोलरी इसी से बनेगी कि अगर हम एक्स और वाई दोनों को 1 1 ले लेते हैं, देन यहाँ पर क्या है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड ए जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है सी को, देन आपका यहाँ पर ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को। जैसे यहाँ पर हमने ये दोनों सम और माइनस वाले करके दिखाए थे, यही रिजल्ट आपका बनेगा इसी से। ठीक है, इसी आपके रिजल्ट से आपकी करोलरी बनती है ये दोनों। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम माइनस लेते हैं एक को, तो यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर एक थर्ड करोलरी में आपको बता देती हूँ कि ए आपका डिवाइड कर रहा है बी वन को, ए आपका डिवाइड कर रहा है बी टू को। इस तरह से मान लीजिए ए आपका डिवाइड कर रहा है बी एन को। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं b1 b2 से लेकर bn तक। अगर a आपका सबको डिवाइड कर रहा है, तो a आपको इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, b1 जैसे b2 x2 हो गया, इस तरह से bn xn से। ठीक है, यानी कि कोई x1 x2 से लेकर xn तक कोई भी आपके पास इंटीग्रल वैल्यू है, उसको यानी इन सब का सम करके, उन सब इंटीग्रल वैल्यू को इन सब से मल्टीप्लाई करके अगर हम उनका सम करेंगे, वो भी जो है वो a से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर मान लीजिए ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, कि ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन आपको क्या करना है कि ए का मॉडुलस जब आप लोगे वो आपका लेस देन इक्वल होगा बी के मॉडुलस से। कि ए जो है डिवाइड कर रहा है बी को, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है बी से। ठीक है, सीधा एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू है बी से।
एक ये आपको याद रखना, मान लीजिए ए जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है बी को, और बी जो है वो लेस देन है ए से, यानी ये जो बी है ये आपका छोटा है ए से। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो बी है वो क्या होगा, 0 होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जहाँ पर आपका बी छोटा हो ए से, वहाँ पर ये ही हो सकता है कि बी आपका क्या होगा, 0। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बी आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा अगर बी आपका छोटा ए से। क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं, ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को, यहाँ पर ये जो ए है ये हमेशा आपका क्या होता है, छोटा होता है इस बी से, ठीक है। बी से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो बी है, बी जो है वो छोटा है ए से, यानी कि ए बड़ा बता रखा है। इसका मतलब एक ही कंडीशन में हो सकता है बी आपका क्या होगा, 0 होगा। एक ही कंडीशन में ये छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारे आपके डिविजिबिलिटी के यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। और नंबर थ्योरी का जो आपका मैथ है वो आप यहाँ पर खुद सेकंड सेमेस्टर का आपका बीएससी का मैथ है, वहाँ से आप ये रिजल्ट्स जो इनके प्रूफ भी आप देख सकते हो किस तरह से इनको प्रूफ किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एग्जैक्ट जो रिजल्ट से ही पूछे जाएंगे, तो इनको जो है वो आपको अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एक 10th क्लास में हमने एक डिवीजन एल्गोरिथम किया था, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम हमने किया था 10th क्लास में। और ये एल्गोरिथम आपका मेन तो क्या होता है, ये एल्गोरिथम आपका होता है जो आपका यहाँ पर जैसे भाज्य इज इक्वल्स टू में भाजक, इनटू में भागफल, प्लस में शेषफल होता है, वही आपका जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, वही आपकी डिवीजन एल्गोरिथम होता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो आपकी फॉर्म होती है वो हम कैसे लिखते हैं, एज ए थ्योरम। आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ये क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ये मैं यहाँ पर सीधा ही शॉर्टकट में लिख रही हूँ कि ए और बी जो है वो आपके दो इंटीजर्स हैं, जहां पर आपका बी जो है वो आपका ग्रेटर है 0 से। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, आपके पास एक यूनिक नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी यूनिक इंटीजर्स जो है वो आपके एग्जिस्ट करेंगे क्यू आर, जहां पर क्यू जो है ये आपका क्वोशेंट होता है। क्यू क्या होता है, ये आपका क्वोशेंट होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। क्यू क्वोशेंट होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है। क्यू क्या है, क्यू आपका क्वोशेंट है और आर आपका क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। सच दैट यहाँ पर क्या होगा कि देखो ए और बी हमने क्या लिए, दो इंटीजर लिए हैं, जहां पर बी आपका ग्रेटर है 0 से। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, कोई भी यूनिक नंबर आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे क्यू आर, सच दैट आपके पास क्या, हम यहाँ पर डिवाइजर ले ए को जो है वो हम यहाँ पर डिविडेंड ले रहे हैं, तो ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, बी क्यू प्लस में आर, बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी। यानी कि आप अगर एग्जैक्ट यहाँ पर लिखना चाहो तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, सोल्व करने के बाद आर आपके पास रिमाइंडर होगा। तो आपके पास क्या होगा, आपका यही तो होता है डिविडेंड आपका ए इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है, प्लस में आर होता है, यही होता है। और रिमाइंडर जो है वो हमेशा आपका इस डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इस बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम था जो हमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। और ये बस आपको याद रखना है, ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज जो है वो हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, जब बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हों डिजिट्स में, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो अभी देखिए हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, और शॉर्टकट में इसको जीसीडी कहा जाता है, ठीक है। पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये कॉमन डिवाइजर जो है ये क्या होता है। तो देखिए कॉमन डिवाइजर क्या होता है, ये आज चीज़ आप समझें। मान लीजिए कॉमन डिवाइजर क्या, मैं सीधा ही आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई नंबर सी है, ठीक है, कोई नंबर सी है जो आपका डिवाइड कर रहा है ए को, ठीक है, कि कोई सी नंबर है जो आपका ए को डिवाइड कर रहा है, और यही सी नंबर जो है वो आपका बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कि कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, सीधा एग्जैक्ट हो जाएगा कि कोई दो नंबर है आपके पास ए और बी, और कोई अनदर सी नंबर है जो इस ए को भी डिवाइड कर रहा है और इस बी को भी डिवाइड कर रहा है। देन ये जो सी है आपका, ये जो सी है ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉमन डिवाइजर होगा। क्या होगा, ये आपका कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है डी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है डी। इस डी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे, इस डी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे किन्हीं दो इंटीजर ए एंड बी का, ए और बी का, और हम इसको डिनोट करेंगे
किस तरह से, इस तरह से आप इसको डिनोट करोगे। आप इनको ओपन इंटरवल ए बी इस तरह से आप ये लिखोगे, ठीक है। तो ये जो आपकी छोटी ब्रैकेट है इसको आप इस तरह से लिखोगे ए बी का। तो इस तरह से जब आपको यहाँ पर सिंबल ये डिनोटेड बाय है, ठीक है, डिनोटेड है ये आपका, डिनोटेड बाय किस तरह से ए बी, ठीक है, ये आपका छोटा आपका इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल ए बी में आप इसको यहाँ पर क्या करोगे, आप इनको डिनोट करोगे। इसका मतलब अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो इसका मतलब जैसे 3 और 4 दे दिया जाए इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछा जा रहा है 3 और 4 का, ठीक है। 3 और 4 का क्या पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछा जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से जो है वो डिनोट करोगे। तो डी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे। आपने पास कंडीशन होगी फर्स्ट की डी आपका डिवाइड करेगा ए को, और ये डी जो है ये आपका डिवाइड करेगा बी को, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड आपकी यहाँ पर कॉमन डिवाइजर की कोई नंबर सी है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और सी जो है वो आपके बी को भी डिवाइड कर रहा है, जहां पर ये सी क्या बन गया, सी आपका कॉमन डिवाइजर बन गया ए और बी का। देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, देन होगा कि सी जो है अगर वो डी को भी डिवाइड कर दे, ये जो कॉमन डिवाइजर है उस डी नंबर को भी क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जहां पर सी आपका लेस देन इक्वल्स टू क्या है, डी है। सी आपका क्या है, लेस देन भी है या इक्वल भी हो सकता है डी का। कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉमन डिवाइजर भी अगर उसे डी को डिवाइड कर दे तो ये डी आपका क्या कहलाएगा, डी आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये थ्योरम्स तो सीधी पूछी जा सकती है ये स्टेटमेंट की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। बाकी क्वेश्चन आपको कैसे दिया हुआ मिलेगा, आपको दिया हुआ मिलेगा कि जीसीडी ऑफ 8 and 24। आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जीसीडी निकालो 8 और 24 का, तो आपको यहाँ पर 8 और 24 आप इस तरह से लिखोगे। तो 24 यानी कि आपका 8 और 24 का आप जीसीडी निकालोगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले तो यही करना है कि इसमें आपका यहाँ पर छोटा कौन सा है, छोटा नंबर जो होगा वो अगर दूसरा भी उससे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 8 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। इसके साथ आपको जो है वो कुछ रिमार्क याद रखने हैं कि ए और बी, अगर आप ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालोगे वो हमेशा या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सेकंड, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालो या बी ए का निकालो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट है कि ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को, कि ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को, एंड ए जो है वो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सीधा लिख रही हूँ, ए जो है वो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरह से लिख देती हूँ। देन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए ही होगा, कि ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को। जैसे ये ए आपका डिवाइड कर रहा है बी को, 8 24 को डिवाइड कर रहा है और ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। इस प्रॉपर्टी से आप ये सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ए डिवाइड कर रहा है बी को, कर रहा है बी को डिवाइड, यस कर रहा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। जैसे आपके पास इस तरह से पूछ लिया जाए जहां पर ये आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। जैसे -6 और 0 का अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछ लिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप ये मान लीजिए कि 6 जो है वो आपका क्या है, प्लस का है, तो 6 आपको 0 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 6 0 इस तरह से लिखोगे, 0 इस तरह से नहीं लिखोगे तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो 6 प्लस का अगर लेके चले तो 6 प्लस का जो वो आपका 0 को डिवाइड करे, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 6 होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए थर्ड नंबर में यहाँ पर लूँ, जैसे मैंने 5 10 और 25 इस तरह से आपको यहाँ पर नंबर्स दे दिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर देखो जो यहाँ पर इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखो 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है 5, तो इसका मतलब क्या, 5 ही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एलसीएम होता है, जो आपका एलसीएम होता है इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जैसे कि एलसीएम ऑफ आपका ए बी इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिला, इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में मिल जाए इसका मतलब यही है कि आपको वहाँ पर एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर 8 और 24 का अगर आपसे कोई एलसीएम पूछे तो आपका क्या रहेगा आंसर, आपका 24 ही तो रहेगा। बड़ा नंबर जो होता है वही आपका एलसीएम ही होता है, ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है और 24 से हो ही जाएगा, तो इसका मतलब 24 यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। आप देखिए एलसीएम और जीसीडी से रिलेटेड जो है वो आपकी एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम समझिए। थ्योरम क्या है आपको समझनी है। मान लीजिए आपको A इज इक्वल्स टू में BQ प्लस में R, जो मैंने आपको एल्गोरिथम कराया था वही चीज़ आपको दे रखी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन कि A इज इक्वल्स टू में BQ प्लस R ये आपका एल्गोरिथम है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम अगर दे रखा है देन आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि
ए का बी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वो बी का अगर आप आर के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालोगे वो दोनों क्या रहेंगे, वो दोनों आपके इक्वल रहेंगे या सेम रहेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम दे रखा है ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में आर, ए का बी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो आएगा वही आपका बी का आर के साथ जो होगा वही आपका सेम रहेगा, यानी दोनों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेडिंग डाल लीजिए गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हेडिंग डाल ली हमने गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है ये चीज़ आपको समझनी है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि इफ़ ए अगर आपका डिवाइड कर रहा है बी सी को मतलब क्या है कि ये मल्टीपल में कोई दो नंबर हैं, ठीक है। बी सी का मतलब है कि बी और सी आपके मल्टीपल में दो नंबर्स हैं, या फिर आप दो डिजिट्स नंबर बोल सकते हो कि ए जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है बी सी को, एंड ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा, देन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ए जो है वो आपका डिवाइड करेगा सी को, ठीक है। ये चीज़ है और ये आपकी गॉस थ्योरम कहती है कि ए अगर आपका डिवाइड कर रहा है बी सी को, बी सी का कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर दो डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। ए का अगर बी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, कि ए का बी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो ए जो है वो उस दूसरे नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि ए डिवाइड कर रहा बी सी को, अगर ए और सी का अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाले वो 1 आ जाए, देन आपका जो ए है वो आपका डिवाइड करेगा बी को। यानी कि किसी तरह से भी ये स्टेटमेंट आपकी हो सकती है, बी और सी हम किसी भी मान सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ए का अगर बी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, या फिर ए का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, यानी कि एक नंबर के साथ अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए का 1 आ जाता है तो दूसरे को वो डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी गॉस थ्योरम होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। बाद आपको यहाँ पर सीधी एक थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। इनके प्रूफ जो है वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। देखिए रिजल्ट्स क्या है, मान लीजिए ए, एम और एन, ये जो है वो आपके नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स का कहने का मतलब क्या है, 1 to इनफाइनाइट, यहाँ पर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। तो ये आपके ए, एम, एन सारे आपके क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। देन अगर आपके पास ए का एम एन की मल्टीप्लाई का अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपके पास ये थ्योरम चलती है कि ए का एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी 1 होगा और ए का एन के साथ भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। अगर ये चीज़ दे रखी है कि ए का एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है और ए का एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो इसका मतलब ए का एम एन के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 रहेगा। और अगर ये कंडीशन होगी तो इसको हम अलग अलग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम आपको यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए आपका डिवाइड कर रहा है सी को और बी आपका डिवाइड कर रहा है सी को, ठीक है, यानी कि ए सेम नंबर को ए और बी डिवाइड कर रहे हैं, कि दो नंबर हैं जो किसी सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका 1 आ रहा है। ए डिवाइड कर रहा है सी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, और ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 आ रहा है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखने कि ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी उस सी नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कि ए डिवाइड कर रहा है सी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, और ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ रहा है, देन आपका इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे वो भी सी को डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अगर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कोई डी वैल्यू आ रही है, ठीक है, कि ए और बी कोई दो नंबर है, उनका अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल रहे हैं तो कोई अनदर वैल्यू डी आ रही है, देन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ए को अगर हम उस डी से डिवाइड कर दें और बी को उस डी से डिवाइड कर दें तो आपका इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो आपका 1 रहेगा। ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। देन ए को डिवाइड करो डी से, बी को डिवाइड करो डी से, तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर अगर हम निकालेंगे, अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका 1 रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपका रिलेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का और आपका एलसीएम के बीच में, ठीक है। जीसीडी एंड एलसीएम का रिलेशन हमें यहाँ पर करना है। रिलेशन क्या होता है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है इसका, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का जो आपके पास 10th क्लास में जो रिजल्ट होता है, क्या होता था कि दोनों कोई दो संख्या आपको दी हुई होती थी। मान लीजिए ए और बी आपको दो संख्याएं गिवन होती थी, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपका इक्वल होता था एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। यही तो आपका रिजल्ट होता था एलसीएम और एचसीएफ में। वही सेम आपका जीसीडी और एलसीएम में होता है, क्योंकि जीसीडी आपका एक तरफ से ये एचसीएफ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो नंबर्स हैं आपके ए और बी,
ठीक है, ये आपके क्या है, ये 2 आपके इंटीजर्स हैं या 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर a डॉट b का मतलब है a b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, ये आपका फॉर्मूला है, अच्छे से याद करना है कि दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका इक्वल होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनटू में, यानी मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये आपका, ये सिंबल किसका होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, ये आपका एलसीएम का। ये क्या है, ये आपका जीसीडी है, और ये आपका क्या है, ये आपका एलसीएम ऑफ a एंड b। ठीक है, ये आपका जीसीडी ऑफ a एंड b। ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है आपकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं कि जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड 28 एंड 49। इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है जीसीडी कैसे निकलता है, आपको एचसीएफ जो डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालते हैं। हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम 28 को डिवाइड करेंगे 49 को, 28 से डिवाइड करेंगे 49 को। ठीक है, नॉर्मली हमें 28 को डिवाइड करना 49 से, सॉरी 49 को डिवाइड करना है 28 से। ठीक है, तो आप 28 को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 49 को डिवाइड करना है 28 से, तो 28 से डिवाइड करो। 28 का 2 पे जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा, तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखना है 49 को किस तरह से आप लिखोगे, 28 इंटू 1 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 21 को। अब 21 आपका डिवाइजर हो जाएगा, 28 आपका डिविडेंड हो जाएगा, फिर 21 से कम 21 आपके पास क्या बचेगा 7 आपका, यहाँ पर क्या आएगा 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। फिर ये जो 7 आपका रिमाइंडर आया है ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, और 21 जो आपका डिवाइजर था ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। 7 या 21 ये आपका यहाँ पर 0 है। जब तक करना है जब तक आपका पूरा पूरा भाग ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि 49 क्या हो गया, 28 इंटू 1 प्लस 21। फिर आपका यहाँ पर 28 को आप किस तरह से लिखोगे, 28 को आप लिखोगे यहाँ पर 21 इंटू 1 प्लस में आपका रिमाइंडर क्या आया 7। फिर आप यहाँ पर 21 को कैसे लिखोगे, 21 को लिखोगे आप 7 इंटू 3 प्लस में आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जो आपका डिवाइजर रिमाइंडर 0 देगा वही आपका क्या होता है, वही आपका जीसीडी होता है। एलसीएम भी तो हम, एचसीएफ भी तो हम इसी तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर 28 और 49 का जो आपका जीसीडी रहेगा वो आपका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर आपको जो है वो एक क्वेश्चन करके बताना है, फाइंड 595 और 292, 95 और 252। ठीक है, 595 और 252, इसका आपको यहाँ पर जीसीडी निकालना है, फाइंड जीसीडी। वैसे सिंबल मैंने आपको दे दिया है, आपका ओपन इंटरवल में ये है, तो इसका मतलब आपको जीसीडी निकालना है। तो इसी मेथड से आपको जीसीडी निकालना है और इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो रिजल्ट्स हैं आपके, वो आपके प्राइम नंबर से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। प्राइम नंबर क्या होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपके फैक्टर हो, 1 और इट सेल्फ, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका नंबर प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर आपके पास 7 आ जाएगा, फिर आपके पास 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। इस तरह से नंबर जो वो चलते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ये आपकी यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम है ये आपकी। तो ये यूक्लिड्स थ्योरम जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ से जो है वो सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसको जो है वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर P आपके पास कोई प्राइम नंबर है, कि P इज प्राइम नंबर, सीधा मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ कि P इज प्राइम नंबर एंड P जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है ए बी को, कि P जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, देन इसका मतलब क्या है कि आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड B। ठीक है, कि अगर P आपके पास कोई प्राइम नंबर है और P आपका डिवाइड कर रहा है A B को, इसका मतलब यही है कि P या तो A को डिवाइड कर रहा है या P B को डिवाइड कर रहा है। आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड B, इनमें से किसी एक को ही डिवाइड कर रहा होता है, तभी वो आपका उसके मल्टीपल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कि P आपका कोई प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A B, देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। ये सीधी आपकी स्टेटमेंट पूछी हुई है प्रीवियस पेपर्स में, तो यहाँ पर आपको सीधी स्टेटमेंट याद रखनी है कि यूक्लिड्स थ्योरम क्या है आपका। जैसे पीछे मैंने गॉस थ्योरम आपको कराई, गॉस थ्योरम की आपकी स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ से आपको सीधा ही करना है। ठीक है, तो ये जो थी ये आपकी यूक्लिड्स की फर्स्ट थ्योरम थी। यूक्लिड्स की जो सेकंड थ्योरम है ये आपकी सीधी ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा है कि द नंबर ऑफ प्राइम्स, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट।
कहने का मतलब क्या है कि आपके पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं, तो ये चीज़ तो आप सीधा ही एग्जैक्ट ही बता सकते हो, लेकिन इन्होंने एज ए थ्योरम इस चीज़ को बताया है कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हो, या फिर आप इसको एक कैनोनिकल फॉर्म आप कह सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैनोनिकल फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, मान लीजिए कोई n नंबर है जो ग्रेटर है 1 से, तो देन इस n को हम जो है वो पावर्स में लिख सकते हैं। पावर में कहने का मतलब क्या है, p1 की पावर k1 इंटू में p2 की पावर k2, फिर p3 की पावर k3, यानी इस तरह से जो है वो नंबर हम इनको लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लीजिए मैंने 24 ले लिया, 24 आपका क्या है, 24 आपका एक n है, n की वैल्यू मैंने 24 ले ली। अब 24 का यहाँ पर मैं अगर इसके फैक्टर निकालो तो आपके पास क्या होंगे, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये निकालना आता है, तो ये जो है वो आपका बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर इस 24 को मैं इस पावर में लिख सकती हूँ, जैसे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 की पावर क्या हो जाएगी 1। तो यही फॉर्म तो है आपकी, यानी कि कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो हम जो है किसी नेचुरल नंबर्स को ग्रेटर 1 है, जो 1 से ग्रेटर है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो आपका यहाँ पर ये बताना चाहता है कि 24 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 जो है वो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही ये थ्योरम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू में p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p3 की पावर k3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अब आपको यहाँ पर जीसीडी निकालना आ जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 1000 और 1024। ठीक है, 1000 और 1024 का आपको यहाँ पर जीसीडी निकालना है। तो आप इस फॉर्म का यूज़ करके आप कैसे यहाँ पर जीसीडी निकाल सकते हो, जैसे मैंने एचसीएफ आपको निकालना सिखाया था, वही आपका जीसीडी ही तो होता है। ठीक है, एचसीएफ आपका जीसीडी तो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे 1000 है, ठीक है, 1000 को हम जैसे इस तरह से अगर सोल्व करेंगे तो 1000 जो है वो आपका बनेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बनेगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 1024 अगर हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 की पावर 10 और 5 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। 2 और 5 की फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। 2 और 5 की पावर में क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर आपका 2 और 5 की पावर में आ रहा है, तो उसी फॉर्म में मैंने बनाने के लिए 5 की पावर 0 लिख दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें जीसीडी निकालना है। ठीक है, जीसीडी किसका निकालना है, 1000 और 1024 का। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है उसकी हमें मिनिमम पावर लेनी होती है। तो ये कॉमन आपका 2 है, कॉमन में आपकी मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी 3। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें हमें मिनिमम पावर लेनी है। तो 5 की पावर 0 आपकी 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 8। इसका मतलब यहाँ पर 1000 और 24 का जीसीडी आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा। और अगर हमें इसी का एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, कॉमन की पावर हाईएस्ट लेनी होती है। तो कॉमन की पावर हाईएस्ट लो, तो कॉमन आपके पास 2 है, तो 2 की पावर 10 आ जाएगी इंटू में यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 की पावर हाईएस्ट लेनी है, 5 की पावर ज़्यादा 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। इस तरह की फॉर्म बस आपको इसी तरह से बता रखा है कि कैसे हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका यहाँ पर डिविजिबिलिटी से रिलेटेड आपकी कुछ थ्योरम्स थी। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।